हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एनीमिया के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एटियोलॉजिकल का मीनिंग समझते हैं पहले। एटियोलॉजिकल मतलब किसी बीमारियों की वजह से होने वाला एनीमिया, या किस कारण से कोई होता है, किस चीज़ की कमी से होता है, यही होता है एटियोलॉजिकल मीनिंग। तो हम आज क्लासिफिकेशन करेंगे एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। आज हम एटियोलॉजिकल में 3 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है एनीमिया का। पहला हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब एचबी और रेड ब्लड सेल्स का अधिक टूटने लगती है। जो एचबी सेल और रेड ब्लड सेल्स रहती है, ये ज़रूरत से ज़्यादा या टूटना बढ़ जाता है उसका। और दूसरा कारण है कि उसका प्रोडक्शन ही कम होने लगता है। हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाता है या बनना ही बंद हो जाती है दोनों सेलें। और तीसरा ये है कि ब्लड लॉस, सडन ब्लड लॉस हो जाता है। तो अब हम देखेंगे पहला कारण, पहला क्लासिफिकेशन, मतलब टूटती क्यों है ज़्यादा, किस वजह से ज़्यादा टूटती है रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन। अब ये रेड ब्लड सेल क्यों ज़्यादा टूटती है? 2 कारणों से टूटती है। 2 फैक्टर्स काम करते हैं, उसकी वजह से टूटती है। एक इंट्रासेल्युलर फैक्टर और एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फैक्टर। अब हम जानेंगे इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या है। इंट्रासेल्युलर में कोई आनुवांशिक डिफेक्ट हो या आनुवांशिक की बीमारी है, एनीमिया हो, उसके कारण रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन आती है वो कम या टूटने लगती है, वो उसका प्रोडक्शन धीरे होने लगता है। एवं दूसरा कारण ये होता है उसका कि जो ग्लोबिन चेन रहती है, जो ब्लड बनाने में हेल्प करती है, ग्लोबिन चेन, वो असामान्य हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर के बारे में। एक्स्ट्रा सेल्युलर फैक्टर क्या है? अब जो एक्स्ट्रा सेल्युलर है, ये 2 मैकेनिज्म के पे काम करता है, कि इम्यून मैकेनिज्म और एक नॉन इम्यून मैकेनिज्म। तो इम्यून मैकेनिज्म में हम जानेंगे कि जो इम्यून सिस्टम रहता है वो कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन एंटीजन आता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी को बनने से रोकने लगती है मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के बाद, नॉन इम्यून। इसमें कोई बाहर से रेड ब्लड सेल को इफेक्ट कर देता है, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया के काटने से रेड ब्लड सेल इफेक्ट होती है और वो टूटने लगती है, इससे कि कम होने लगती है रेड ब्लड सेल्स। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे रेड ब्लड सेल्स कम होने लगती हैं। अब हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें जो रहता है कि हीमोग्लोबिन सेल और रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाती है, धीरे-धीरे बंद होने लगती है। तो अब ये किन-किन कारणों की वजह से बनना कम होती है, अब ये देखते हैं हम कि भई जो है अपना आरबीसीज़ और हीमोग्लोबिन दोनों एक क्यों प्रोडक्शन इसका क्यों कम हुआ? किस-किस चीज़ों की कमी की वजह से हुआ इसका प्रोडक्शन? जैसे कि कुछ स्पेसिफिक डेफिशिएंसी रहती है, जैसे कि आयरन की कमी या विटामिन बी12 की कमी या फोलिक एसिड की कमी से होता है। फोलिक एसिड हो गया और विटामिन्स वगैरह पर्याप्त मात्रा में यदि बॉडी को नहीं मिलेगा, तो इससे भी आरबीसीज़ और हीमोग्लोबिन कम बनेंगे। अब दूसरा कारण ये है कि कोई अ, एंडोक्राइन सिस्टम से हम समझते हैं ग्लैंड्स। कोई ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज़ करती है, वो हार्मोन ही रिलीज़ कम करना का कम या कभी ज़्यादा, तो इस वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गई, थायरॉइड ग्लैंड हो गई, एड्रेनल ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनकी अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी कम बनता है। अब तीसरा कारण ये है कि आयरन डिफिशियंसी, या आयरन की किसी को ज़्यादा ज़रूरत, जैसे कि प्रेगनेंसी में आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि जो आयरन रहता है वो माँ की बॉडी से बच्चा भी लेने लगता है, तो वो एक ज़्यादा बने। अब उस कंडीशन में सेवन पर्याप्त ना हुआ, यदि अपन कुछ खाना पालक वगैरह कम खा रहे हैं या आयरन वाली चीज़ें कम खा रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। अब अगला कारण हम देखेंगे कि जो बोन मैरो है या मैरो है, वो ही पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रही हो, मतलब ब्लड और आरबीसी सी कम बन रही हो। ये क्यों कम बनती है? मान लो कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, तो उसकी भी बोन मैरो या मतलब जो बोन मैरो ही बोलेंगे, वो पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुई हो, तो वो भी कम बनाएगी हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स। और एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई ऑर्गन फेल हो गया हो, जैसे कि लीवर या किडनी फेल होने की वजह से भी मेरो काम करना बंद कर देता है। बोन मेरो ही फेल हो गई तो सेल बनना धीरे-धीरे कम हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन में तीसरा कारण देखेंगे, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस से सीधा समझ में आ रहा है कि ब्लड लॉस क्यों होता है। ब्लड लॉस मतलब कि डायरेक्ट कोई एक्सीडेंट हुआ या इसमें की वजह से ब्लड लॉस होना है। अब ब्लड लॉस भी 2 तरह से हो सकता है अपना, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक। अब एक्यूट का मतलब हम समझेंगे कि एक्यूट कब होता है, मान लो कोई बड़ी ब्लड वेसल्स खुल गई बॉडी में, मान लो बड़ा हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट की वजह से बड़ी सी चोट आ गई, उसमें सडनली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो ये एक्यूट हो गया। और दूसरा क्रोनिक। क्रोनिक दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय से कोई धीरे-धीरे कोई इंटेस्टाइनल अल्सर हुआ, इसकी वजह से धीरे-धीरे ब्लड का लॉस होना, या कोई छोटी-मोटी चोट हो, उसकी वजह से धीरे-धीरे शरीर से खून निकलता रहता है। इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन और आरबीसी सेल कम हो जाएँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है और एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चुका है। क्लासिफिकेशन एनीमिया का खत्म। अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में एनीमिया के टाइप्स, फिजियोलॉजी, मतलब फिजिकल आधार पे डायग्नोस करके फिजियोलॉजिकली कितने टाइप का एनीमिया आता है। अब ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।